टेकी पवन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आपको पता है ही हमने समष्टि अर्थशास्त्र की एक नई सीरीज चला रखी है जिसमें हमने समष्टि अर्थशास्त्र के कई पॉइंट्स देख लिए हैं। उसी क्रम में आज हमारा पॉइंट है पूंजी क्या है और पूंजी के कौन कौन से प्रकार हैं। अब तक आपने और भी जगह बुक्स के माध्यम से पूंजी को समझने की कोशिश की होगी, लेकिन आज मैं एकदम बिल्कुल डिटेल में आपको समझाने वाला हूं, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करके, ग्राफिक्स के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, कि पूंजी क्या होती है और उसके क्या कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो और देखने को मिले। और आइए देखते हैं इस वीडियो को, क्या है इसमें। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पूंजी का अर्थ एवं पूंजी के प्रकार। ये हमारी संपूर्ण समष्टि अर्थशास्त्र की सीरीज चल रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए पूंजी क्या है। सबसे पहले उत्पादन में काम आने वाली सभी गैर साधन आगतों को पूंजी कहते हैं। अब तक आप पूंजी का अर्थ हो सकता है किस तरह से पढ़ते हो ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि कितनी बारीकी होती है पूंजी का अध्ययन करने में। तो आप सबसे पहले ध्यान दें, उत्पादन में काम आने वाली सभी चीजें पूंजी नहीं होती हैं, ये क्लियर कर ले। गैर साधन आगतों को पूंजी कहते हैं। ये क्या होता है गैर साधन आगत? साधन तो होते हैं भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी, ये सब साधन होते हैं, तो वो भी उत्पादन में काम आते हैं, लेकिन उसको पूंजी थोड़ी ना कहेंगे, वो तो अलग से साधन है। तो इसीलिए मैंने यहां लिखा है कि उत्पादन में काम आने वाली गैर साधन आगतों को, आगतें क्या होती हैं? इनपुट्स, उत्पादन में काम आती है। तो जितनी भी गैर साधन आगतें हैं जो उत्पादन प्रक्रिया में काम आ रही है, उन सबको हम क्या कहेंगे? पूंजी। ठीक है। अब पूंजी के प्रकार देखें हम आगे, फिर देखेंगे इसकी डिटेल्स। पूंजी के दो प्रकार हैं, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। केवल मटके में पड़ा धन या आपकी जेब में रखा हुआ पैसा वही पूंजी नहीं होता है, पूंजी बहुत कुछ होता है। अर्थशास्त्र में पूंजी का मतलब केवल पैसा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तो फिर पूंजी का क्या अर्थ है अर्थशास्त्र में। पहले हम देखते हैं स्थायी पूंजी क्या होती है। वे आगतें, आगतें मतलब इनपुट्स, वे आगतें जो उत्पादन प्रक्रिया में कई वर्षों तक बार बार काम आए और जिनका सापेक्षिक मूल्य अधिक हो, उसे पूंजी कहते हैं। अब इसमें कई वर्ड्स आ गए हैं, आपको देखना होगा। ये देखिए, सबसे पहले उत्पादन प्रक्रिया में, अर्थात पूंजी किस में काम आती है? उत्पादन प्रक्रिया में काम आती है। पहले ये चीज क्लियर कर ले। दूसरी बात, स्थायी पूंजी इसने बोली है। स्थायी पूंजी हम पढ़ रहे हैं ना, तो स्थायी पूंजी क्या है? कई वर्षों तक काम आएगी, एक वर्ष तक नहीं, कई वर्षों तक काम आएगी। दूसरा, ये बार बार काम आएगी। ये नहीं कि एक बार यूज कर लिया स्थायी पूंजी को और खत्म हो गई, नहीं, स्थायी पूंजी तो बार बार काम आएगी और कई वर्षों तक काम आएगी। और अगला पॉइंट इसका, सापेक्षिक जो इसका मूल्य है ना, वो भी क्या होना चाहिए? थोड़ा सा अधिक होना चाहिए। एकदम बिल्कुल सस्ती सी चीज को हम पूंजी में काउंट नहीं करेंगे। और पूंजी के उदाहरण कौन कौन से हैं हमारे पास? भवन, भवन यानी कि इमारत, मशीनें, औजार, किसान का हल भी पूंजी है, जनरेटर भी पूंजी है, टरबाइन भी पूंजी है, कंप्यूटर भी पूंजी है, कारखाने में जो लगी मशीनें हैं वो भी पूंजी है। इन सब को हम पूंजी कहते हैं। इसके अलावा भी और पूंजियां होती है। अच्छा, अब खास बात, नट, बोल्ट और कील और पेच, ये भी उत्पादन में काम आते हैं और कई वर्षों तक काम आते हैं और बार बार काम आते हैं, लेकिन इनका सापेक्षिक मूल्य क्या होता है? बहुत कम होता है। मूल्य इनका अधिक नहीं होता है, बहुत सस्ती चीजें होती है ये, इसलिए हम इन्हें स्थायी पूंजी की श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो केवल और केवल वह पूंजी जो उत्पादन की प्रक्रिया में कई वर्षों तक काम आए, बार बार काम आए और जिनका सापेक्षिक मूल्य अधिक हो ना, उसे हम स्थायी पूंजी कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उत्पादन प्रक्रिया में कई वर्षों तक जो बार बार काम आए
और जिनका सापेक्षिक मूल्य अधिक हो उसे हम क्या कहेंगे, स्थायी पूंजी। हमने इसके उदाहरण भी देख लिए हैं, भवन, मशीन, ये सब। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए स्थायी पूंजी के उदाहरण। सबसे पहले ये भवन, ये स्थायी पूंजी है। भवन को भी भूमि में शामिल नहीं किया जाएगा। भवन एक स्थायी पूंजी है, ठीक है। जनरेटर, किसान का जनरेटर जो है वो भी स्थायी पूंजी है। ये एक आप लेथ मशीन देख रहे हैं, ये भी क्या है, एक स्थायी पूंजी, किसी फैक्ट्री में लगी हो सकती है। किसान जो हल प्रयोग कर रहा है, ये वाला हल देखिए, ये भी क्या है, स्थायी पूंजी। ये टरबाइन लगी हुई है कहीं पे पानी डालने के लिए, तो ये भी क्या है, स्थायी पूंजी। एक लैपटॉप या कंप्यूटर है कंपनी में, तो वो भी क्या है, स्थायी पूंजी। क्यों? क्योंकि इन सब का मूल्य उच्च है और ये उत्पादन में काम आ रहे हैं, और एक बार नहीं, बार बार काम आ रहे हैं और कई वर्षों तक काम आ रहे हैं। इसलिए ये सभी किसके उदाहरण है, स्थायी पूंजी के। आगे बढ़े। अब दूसरा आता है हमारा कार्यशील पूंजी। वह आगतें जो उत्पादन प्रक्रिया में केवल एक बार काम आए और समाप्त हो जाए, उसे हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। अब यहां देखिए, गौर करने वाली बातें कौन कौन सी आ गई कि उत्पादन प्रक्रिया में तो काम आना ही है, क्योंकि तभी तो वो पूंजी होगी। लेकिन कार्यशील पूंजी वो कब बनेगी, जब वो केवल एक बार काम आए। जब केवल उत्पादन प्रक्रिया में वो कितनी बार काम आए, केवल एक बार काम आए और फिर क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो ऐसी पूंजी को हम फिर क्या कहेंगे, कार्यशील पूंजी। अब इसके कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं, कच्चा माल, ठीक है। जितनी भी मध्यवर्ती वस्तुएं हैं वो सब क्या मानी जाएंगी, कार्यशील पूंजी। शॉर्टकट में जितनी भी मध्यवर्ती वस्तुएं हैं वो सब कार्यशील पूंजी होती हैं, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुएं उत्पादन प्रक्रिया में काम आती हैं। फिर है निर्मित माल। निर्मित माल क्या होता है कि कोई शर्ट बना के रख ली, कोई मान लीजिए कोई शर्ट बना के रख ली है, अब वो बिकी नहीं है, तो वो स्टॉक में रह गई है प्रोड्यूसर के पास, उत्पादक के पास, तो वो भी क्या है, कार्यशील पूंजी। नकद मुद्रा, ये भी क्या है, कार्यशील पूंजी। जो पैसा होता है कैश, उसे भी हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। कुम्हार द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी भी क्या है, कार्यशील पूंजी। क्यों? क्योंकि ये सब उत्पादन की प्रक्रिया में ये सारी चीजें एक बार काम आती है और फिर ये खत्म हो जाती हैं, तो इसलिए हम इसे क्या मानते हैं, कार्यशील पूंजी। आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास कार्यशील पूंजी के उदाहरण हैं। ये नकद मुद्रा है, ये मिट्टी का घड़ा है जिसका प्रयोग किया गया था और फिर नया बनकर तैयार हो जाए, तो उत्पादन की प्रक्रिया में अगर इसका प्रयोग किया, देखिए ये मिट्टी के घड़े से ये बना दिया ना बड़ा सारा, तो ये तो क्या है, कार्यशील पूंजी। ये नकद मुद्रा कार्यशील पूंजी हो गई, ये भी कार्यशील पूंजी हो गई, लेकिन ये स्थायी पूंजी हो गई, ठीक है। ये सब उत्पादन की प्रक्रिया में क्या आई है, काम, और इस उत्पादन की प्रक्रिया में काम आने के बाद इसको ये बना दिया गया। अब ये स्थायी पूंजी है या नहीं है, ये एक अलग विषय है। क्यों? क्योंकि इसे उत्पादन प्रक्रिया में अगर काम में लिया जाए किसी कंपनी में, तो हो सकता है इसे हम स्थायी पूंजी कह लें, वरना अभी तो हम क्या बता रहे हैं केवल कि ये देखिए, ये मध्यवर्ती वस्तु जो यहाँ मिट्टी थी उससे अंतिम वस्तु का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो ये कार्यशील पूंजी आप देख सकते हैं, ये भी कार्यशील पूंजी है, कपड़ा। क्यों? क्योंकि इससे फिर क्या बनाते हैं हम, शर्ट, पैंट, जीन्स आदि बनाते हैं, तो ये भी क्या है फिर, कार्यशील पूंजी। ये और ये दोनों स्थायी पूंजी नहीं है, इसे हम स्थायी पूंजी की प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं, बशर्ते उसका प्रयोग हमें देखना होगा, ठीक है। तो ये तीन उदाहरण है कार्यशील पूंजी के, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, ठीक है। अब आगे बढ़े हम, आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं पूंजी को ही सकल पूंजी भी कहते हैं। आपके सारे कंफ्यूजन जो थे वो सब यहां दूर हो जाएंगे। पूंजी को ही क्या कहते हैं, सकल पूंजी। और सकल पूंजी का पहला सूत्र क्या होता है, शुद्ध पूंजी प्लस मूल्यह्रास। किसी भी सकल राशि को निकालने का मैं आपको शॉर्टकट देता हूं। अर्थशास्त्र में कहीं भी सकल लिखा हुआ आ जाए ना, तो शुद्ध प्लस
मूल्य ह्रास कर देना आप, तो आपका शॉर्टकट 100% काम करेगा। कहीं भी अगर वो बोले कि सकल निकालिए तो आप क्या करना, शुद्ध प्लस मूल्य ह्रास कर देना तो सकल आ जाएगा। जैसे उसने पूछा सकल पूंजी निकालिए, तो शुद्ध पूंजी में आपने क्या जोड़ दिया, मूल्य ह्रास। ठीक है, ये तो हो गया सकल पूंजी निकालने का सूत्र। और अब मैथमेटिक्स क्या कहती है कि 3 चर दिए हुए हों, 3 चर, 1, 2 और 3 चर, तो 3 में से अगर 2 चर दिए हुए हों तो तीसरा चर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी सूत्र से, पहले वाले सूत्र से हम शुद्ध पूंजी निकालेंगे तो क्या बन जाएगा शुद्ध पूंजी का सूत्र, शुद्ध पूंजी बराबर सकल पूंजी माइनस मूल्य ह्रास। इसी प्रकार मूल्य ह्रास का सूत्र क्या बन जाएगा, मूल्य ह्रास बराबर सकल पूंजी माइनस शुद्ध पूंजी। ये मूल्य ह्रास क्या होता है, इसकी अलग अवधारणा है और इसका हम वीडियो में देखेंगे कि ये मूल्य ह्रास क्या होता है। फिर भी मैं आपको यहाँ शॉर्टकट में बता देता हूँ, स्थिर पूंजी जो होती है, जो स्थायी पूंजी होती है ना, उसके मूल्य में होने वाली कमी को हम मूल्य ह्रास कहते हैं। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट, स्थायी पूंजी का सूत्र क्या है, स्थायी पूंजी का सूत्र है शुद्ध स्थायी पूंजी प्लस मूल्य ह्रास। और एक और सूत्र हो सकता है शुद्ध स्थायी पूंजी बराबर सकल स्थायी पूंजी माइनस मूल्य ह्रास। और एक और सूत्र हो सकता है मूल्य ह्रास बराबर सकल स्थायी पूंजी माइनस शुद्ध स्थायी पूंजी। आपको ये सब सूत्र देखने होंगे, तभी आपको ये पूंजी का प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। अब नोट करने वाली बात यह है, केवल स्थायी पूंजी का संबंध ही मूल्य ह्रास से है, कार्यशील पूंजी का संबंध मूल्य ह्रास से नहीं है। ध्यान देना, कार्यशील पूंजी में हमारा किसी भी प्रकार का संबंध मूल्य ह्रास से नहीं होता है। केवल और केवल स्थायी पूंजी के मूल्य में होने वाली कमी को ही मूल्य ह्रास कहते हैं, क्योंकि स्थायी पूंजी ही उत्पादन प्रक्रिया में बार बार काम आती है, जिसके कारण उसमें टूट फूट होती है, नुकसान होता है और उसका वैल्यू घट जाता है। इस कारण से हम केवल स्थायी पूंजी के मूल्य में होने वाली कमी को ही क्या कहते हैं, मूल्य ह्रास। तो आज का स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक भी पूरा हो गया है। उम्मीद है आपको पूंजी का अर्थ एवं पूंजी के समस्त प्रकारों का ज्ञान हो गया होगा, डिटेल में समझ में आ गया होगा। और आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो कंटेंट और आगे देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब जल्दी से कर लें, ताकि आपको बेहतरीन अर्थशास्त्र के कंटेंट मिल सके। धन्यवाद।